दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी की हीरोइन युन को देखते हैं। वो क्लब में एक हैंडसम लौंडे के साथ नाइट स्पेंड करने आई थी। तभी वो एक आदमी के पास जाती है। वही हमारी कहानी के हीरो थे, जिनका नाम मिस्टर लू था। वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? पर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ। तभी वो बोलती है कि इतने टाइम में सिर्फ तुम पर मेरा दिल आया है। मुझे पता है कि बाद में तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा। इतना बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन वो उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। वो बोलती है कि अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? वो बोलते हैं कि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता। तभी वो उसको उठाकर रूम में ले जाते हैं और वो दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह उठते ही वो सोच में पड़ जाती हैं कि यार, ये बंदा बस हैंडसम ही नहीं है, लेकिन नाइट स्पेंड करने के मामले में भी मैं इसे 10 में से 10 पॉइंट दूंगी। वो उठते ही पूछते हैं कि क्या हम फिर से करें, तो वो मान जाती हैं। फिर वो दोनों रोमांस कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी तो थोड़ी हटके है, क्योंकि ऐसा होते हुए तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। वो शावर ले रहे थे, तभी युन के पास उसकी होने वाली सासू माँ की उनकी कॉल आती है। वो बोलती है कि आज रात जियामू और अंकल घर आ रहे हैं, तुम डिनर के लिए घर आ जाओ। दोस्तों, जियामू ही युन का फियांसे है, यानी उसका होने वाला पति। तो वो हाँ आ जाऊंगी बोलकर कॉल कट कर देती है। वो तो उनके आने से पहले ही वहां से भाग जाती है। जब वो शावर लेकर बाहर आते हैं तो वो उसको वहां पर न देखकर थोड़े हैरान हो जाता है, लेकिन उनको वहां पर उसका पेंडेंट मिल जाता है। तभी युन अपनी होने वाली सासू माँ की उनके घर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो सोच रही थी कि मुझे मेरी माँ की चीजों को वापस पाने लिए ये शादी करनी ही होगी। दोस्तों, युन की माँ की डेथ हो गई थी और वो उनके लिए ही ये सब कर रही थी, लेकिन वो जाती हुई सोच रही थी कि वैसे अंकल लू से मिले हुए सालों हो गए हैं, पता नहीं कि अब वो कैसे दिखते होंगे। तभी उसे वहां पर अपने अंकल यानी मिस्टर लू को देखकर 440 वोल्ट का झटका लगता है। अब वो सोच रही थी कि अरे यार, इसका मतलब कल रात मैंने अपने अंकल के साथ ही नाइट स्पेंड कर ली। अब तो भगवान भी आकर मुझे नहीं बचा सकते। तभी नाना जी बोलते हैं कि इसने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। देखो, अब ये केसा जवान लौंडे जैसा दिखने लग गया है। बेटा, अब तुम्हारे अंकल को चाय वाय पिलाओ। अब चाय देते टाइम तो उसके हाथ कांप रहे थे। तभी मिस्टर लू खुद से ही चाय ले लेते हैं, लेकिन वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि कल रात इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ये इतना चील कैसे है। फिर वो नाना जी को डिनर टेबल पर ले जाती है। टेबल पर सूप मिसिंग था, इसलिए आंटी क्यून उसको किचन से सूप लाने का बोलती है। यून जाने ही वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि क्या भाभी, आप अब मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो? ये काम यून से करवा रही हो। नाना जी भी बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है। यून, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम आराम से बैठ जाओ। अब नाना जी की बात तो कोई नहीं टाल सकता, इसलिए वो बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके बगल वाली चेयर पर जियामू बैठने वाला था, लेकिन तभी मिस्टर लू वहां पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जियामू को लड़कियों के साथ अय्याशी करने के अलावा कोई काम नहीं आता, और युन के साथ शादी करने के पीछे भी इसका कुछ अलग ही मकसद था। तभी आंटी क्यून मिस्टर चेंग से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि युन की शादी जियामू से जल्दी हो जाए, इस तरह आपको भी जल्दी से अपना पोता मिल जाएगा। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि अभी तो युन की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, इतनी क्या जल्दी है भाभी को? क्या आपने इस बारे में उससे एक बार भी पूछा जिसकी शादी है? मिस्टर चेंग यानी नाना जी बोलते हैं कि युन, क्या तुम्हें अभी शादी करनी है? तभी वो सोच में पड़ जाती हैं कि बस यही एक रास्ता है, इसी तरह मैं जल्दी से दहेज ले लूंगी, जिससे मैं मेरी माँ की आखिरी निशानी को वापस पा सकूं। वो अच्छे से सोच विचार करने के बाद उन्हें हाँ बोल देती है। तभी मिस्टर लू जोर से उसको पेंच करते हैं। वो अब सोच रही थी कि क्या ये पागल हो गया है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो तो हाथ दूर करने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाले थे। तभी आंटी की चॉपस्टिक्स नीचे गिर जाती है। उनकी भाभी जी जैसे ही नीचे झुकती हैं, वो अपना हाथ हटा लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या सच में तुमको इस लंगूर से शादी करनी है? तभी वो फिर से उसको पिंच करते हैं। तो वो अब बोलती है कि नाना जी, मैं एक बार घर जाकर इस बारे में अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। नाना जी बोलते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम घर जाकर अपने पापा से बात करके आओ। वो जूस पी रहे थे, तभी योन अपनी पूरी ताकत लगाकर हील्स चुभाती हैं, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि ये दिखता बहुत सीधा है, लेकिन काम इसके शैतानों वाले हैं। वो जैसे ही बाहर आती हैं, अपनी फेवरेट कार देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मिस्टर लू जाकर उसे कार की चाबी देते हैं। तभी वो उसको बोलते हैं कि ऐसे बिहेव मत करो जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। वो मन में कुछ सोच रही थी, लेकिन वो बोलना कंटिन्यू रखते हैं, मैं किसी ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा जो मेरे साथ वन नाइट स्टे करने के लिए भी राजी ना हो। पर वो बोलती है कि कम से कम मैंने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि तुमने ही तो मुझे चूज किया था। तभी वो पूछती हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? लेकिन वो बोलते हैं कि मैं खुद तुमसे यही पूछना चाहता था। वो बोलती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ, ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, फिर मैं तुमको इज्जत से अंकल कहकर बुलाऊंगी। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो? वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि मैं छोटी थी तब कितना मासूम था, लेकिन अब तो पूरा डेविल बन गया है। वो बोलती है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, हम अब बड़े हो गए हैं, और मैं वैसे भी तुम्हारे भतीजे के साथ शादी करने वाली हूँ। तो वो बोलते हैं कि अभी तो कुंवारी हो ना। तभी भी वो गुस्से से बोलती है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उसके दिमाग में
तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि 4 साल इतनी मेहनत करने बाद अब मुझे ये चांस मिला है, अब मैं कामयाबी के बहुत करीब हूँ। लेकिन वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, इसलिए तुम्हें उस अय्याश के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो बोलती है कि तुम अब चुप रहो, वरना मैं नाना जी से चुगली कर दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। चलो अब बको कि कहाँ जाना है। पर वो बोलते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, ये तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट है। ये सुनते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद वो सोच रही थी कि मुझे अब मेरी माँ की आखिरी निशानी चाहिए बस। यून अपने घर आ जाती है, तभी उसे अपने स्टोर मैनेजर का मैसेज आता है, बॉस आप जिस आदमी को ढूंढने की बात कर रही थी वो हमें मिल गया है, कल आप स्टोर पर उससे मिलने के लिए आ जाओ। दोस्तों, यून की खुद की एक कपड़ों की दुकान है और ये वही के मैनेजर थे जिससे वो अभी बात कर रही थी। तभी वो सोच में पड़ जाती हैं कि मेरी माँ की चीजों पर पापा ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे उनका थिएटर वापस मिल जाएगा। पर वो माँ कि बिलियंस की ज्वेलरी पीस तो कभी वापस नहीं करने वाले। यून अपनी स्टोर पर आ जाती हैं, तभी उसे वहाँ के हेड बोलते हैं कि जूली की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए ये क्लाइंट को आपको ही हैंडल करना होगा। ये बहुत गुस्से वाले हैं, क्या आप सच में इन्हें हैंडल करना चाहती हो? पर वो बोलती है कि जब तक वो मुझसे तमीज से बात करेंगे मैं उन्हें कुछ नहीं कहने वाली। लेकिन जब वो अंदर जाती हैं तो वहाँ पर मिस्टर लू को देखकर उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। हेड उससे पूछते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? पर मिस्टर लू बोलते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन वो बोलती है कि ये मेरे पैदा होने के टाइम पर रूम के बाहर ही खड़े थे। तभी वो बोलते हैं कि सबसे पहले तुमको मैंने ही हक किया था। तो वो बोलती है कि क्या बचपन में मेरा डायपर भी तुम ही चेंज करते थे? तो वो बोल देते हैं कि शायद नहीं। दोस्तों, वैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल था। अब यून को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी मिस्टर डोंग उसे धीरे से बोलते हैं कि ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। तभी वो बोलती हैं कि अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, कहीं तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ गया? वो बोलते हैं कि मैं गुस्सा क्यों करूंगा, बस ये चाय ठंडी हो रही है। तभी वो उन्हें चाय सर्व करती है। वो उससे पूछते हैं कि वैसे तुमको मुझसे क्या काम है? तभी वो कुछ दिखाकर बोलती है कि मुझे ये बनवाना है, लेकिन सेम यही होना चाहिए। तभी वो बोलते हैं कि मुझे याद है कि ये मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को दिया था, इसकी कीमत बिलियंस में है, वैसे तुमको इसका डुप्लीकेट क्यों बनवाना है? वो बोलती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ये बताओ कि कर सकते हो या नहीं। तो वो बोलते हैं कि हेड कि नहीं, ये सब तो तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए। वो बोलती हैं कि मुझे हेड से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम बस जियामू के साथ शादी ना करो। पर वो मना कर देती है। तभी वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो इतना अच्छा लगता है? वो बोलती है कि ये मेरा मामला है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बोलते हैं कि फिर ठीक है, फीस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। वो जाने वाली थी, तभी वो उसे रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि सुनो, मैं कंडीशंस चेंज कर देता हूँ। तभी वो खुशी से कंडीशंस पूछती है। तो वो बोलते हैं कि मैं ये बस तुम्हारे लिए करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। तभी वो पूछती है कि तुम मुझसे इतना एडिक्ट क्यों हो गए हैं? वो बोलते हैं कि तुम्हारा नशा शराब से कम थोड़ी है। वो बोलती है कि ठीक है, मैं नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। तभी वो बोलते हैं कि चलो पहले एडवांस डिपॉजिट करो। वो पूछती है कि एडवांस में अब क्या चाहिए? वो उससे किस मांगते हैं। तभी वो उनको लिप किस करती है। वो दूर होकर बोलती है कि अब उम्मीद है कि तुम काम में कोई कंजूसी नहीं करोगे। वो बोलते हैं कि अपना फोन अनलॉक करो। तभी वो बोलती है कि क्या करना चाहते हो? वो तो अपना नंबर उसके फोन में सेव कर देते हैं। तभी उसे जियामू का कॉल आता है। वो जल्दी से फोन लेने लगती है। तो वो बोलते हैं कि इतना नर्वस क्यों हो रही हो यार, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं उसे हमारे बारे में पता ना चल जाए? वो फोन उनसे लेकर कॉल पिक करती है, पर कॉल पर जियामू का दोस्त था। वो बोल रहा था कि जियामू ने बहुत ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो उससे एड्रेस पूछकर बोलती है कि मैं बस अभी आ रही हूँ। वो जा रही थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो उससे लास्ट टाइम पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हें वो इतना अच्छा लगता है जो उसकी एक कॉल आने पर तुम इतनी नर्वस हो गई? वो बोलते हैं कि ये मेरा मामला है, इसलिए तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद वो किसी को कॉल करके जियामू की लोकेशन पता करने का बोलते हैं। तभी वो क्लब पहुंच जाती है। जियामू तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसका दोस्त यून को देखकर जियामू से उसका पूछता है। वो उसके पास जाकर बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। वो उसे घर जाने का बोलती है, पर वो बोलता है कि क्या मस्त टाइम पर आई हो। तभी वो उसे अपने पास बिठाकर ड्रिंक करने का बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि भाई, अगर भाभी तुझे कंपनी नहीं दे रही तो मैं दे देता हूँ यार। वो उसको धक्का देकर ड्रिंक करने के लिए जबरदस्ती करता है, पर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने अभी बहुत पी रखी है, लेकिन अगर तुम अभी मेरे साथ घर नहीं गए तो मैं आंटी को कॉल करके सब बता दूंगी। तभी वो उसे धक्का देकर बोलता है कि अगर मेरे नाना जी को तुम पसंद नहीं आई होती तो मेरी माँ कभी तुम जैसी लड़की से मेरी शादी नहीं करवाती। वो गुस्से में बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी वो बोलता है कि तुम मुझे खुद को छूने तक नहीं देती ना, लेकिन आज मैं पूरे मजे लेकर मानूंगा। तभी वो उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन वो उसको थप्पड़ मार देती है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि ये हमेशा तो भीगी बिल्ली जैसा बिहेव करती है, लेकिन आज इसने जियामू को थप्पड़ कैसे मार दिया। तभी वो बोलती है कि अब तुम्हारी मौं ही आकर तुमको पिक कर लेंगी। वो जा रही थी,
तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अब ऐसा करते हुए शेम फील नहीं हो रहा? तभी वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो तुमने मुझसे एंगेजमेंट क्यों की? बोलो ना, क्या तुमको मैं इतना अच्छा लगता हूँ? तभी वो उसे धक्का दे देता है। वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर लू वहां आकर उसे बचा लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो उठकर बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियामू के दोस्त उसे रोक रहे थे क्योंकि उनको मिस्टर लू के बारे में पता था। वो यून से बोलता है कि अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? क्या मेरी फैमिली के पैसों के लिए ऐसा कर रही हो? और तू है कौन जो हमारे बीच में बोल रहा है? उसे नशे में समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके अंकल हैं। तभी वो उसको धक्का दे देते हैं। तो वो बोलता है कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तभी उसका दोस्त बोलता है कि भाई, ये चेंग फैमिली के थर्ड मास्टर है, मतलब तेरे अंकल हैं। तभी वो उसे आइस क्यूबस से नहला देते हैं। वो उससे बोलते हैं कि क्या अब तुझे होश आ गया? तभी उसका सारा नशा उतर जाता है और वो उनको अंकल कहकर बुलाता है। वो उसे डांटते हैं कि तुमने चेंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है, चले जाओ अब यहाँ से। वो चला जाता है। तभी यून उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो बोलती हैं कि यहाँ कितने सारे लोग हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी वो सबको वहां से जाने का बोलते हैं तो वो सब भाग जाते हैं। वो उसको डेस्क पर बिठाकर उसके क्लोज आने लगते हैं, लेकिन तभी उसको दर्द होता है। जब वो देखते हैं तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी। वो उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ? तो वो बोलती हैं कि जियामू ने गुस्से में ग्लास तोड़ दिया था, उसे ही ये चोट लगी थी। तभी वो उसको अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाते हैं। वो उसको बेड पर बिठाकर बैंडेज करने लगते हैं। वो तो बहुत मना करती है, पर वो फिर भी उसकी बैंडेज करते हैं। बैंडेज हो जाने बाद वो उनको जाने का बोलती है। वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये उस लंगूर से शादी क्यों करना चाहती है, आखिर ये चाहती क्या है। तभी वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, लेकिन तुमने तो एक बार भी थैंक्स नहीं बोला। तभी वो उन्हें थैंक्स बोलती है। वो उसको किस करने वाले थे, लेकिन वो बोलती है कि ये मत भूलो कि नाना जी नीचे ही हैं। उनके जाने के बाद वो बतिया रही थी कि ये तो अभी भी वैसा ही है जैसा जब मेरी सौतेली माँ ने मुझे पॉइजन दिया था, जिससे मैंने अपनी आवाज खो दी थी। लेकिन नाना जी मुझे यहाँ लाए थे, मेरा कितना ख्याल रखता था ना। वो वहाँ पर एक फोटो रखी हुई देखती हैं। तभी हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो बाहर बैठकर रो रही थी। तभी मिस्टर लू उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर वो रोती हुई बोलती है कि लू, अब मेरी मम्मी एक स्टार बन गई हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी वो उसको अपना कोट देकर बोलते हैं कि यून में हूँ तो सही, मैं तुम्हारी फैमिली ही तो हूँ। वो फोटो देखकर स्माइल कर रही थी। तभी सीरियस होकर बोलती है कि पहले तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन अब तुम बहुत शैतान हो गए हो। सुबह उठते ही मेड आंटी उसे बोलती हैं कि आप ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी से नीचे आ जाओ, मिस्टर जियामू भी वहाँ आपका वेट कर रहे हैं। उसे तो डाउट होता है कि जरूर वो वहाँ माफी मांगने आया होगा। फिर वो नीचे आकर देखती हैं कि जियामू बिल्कुल नाना जी के सामने बैठा था। तभी आंटी कियुन यानी उसकी माँ वहां आकर पूछती है कि ये जामुन नीचे क्यों बैठा है। नाना जी बोलते हैं कि बहू, तुम्हारा नालायक बेटा दोस्तों के साथ क्लब में अय्याशी कर रहा था, वहां पर तमाशा भी करके आया है, क्या ये संस्कार दिए हैं तुमने इसे? तभी आंटी युन से पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो वो बोलती है कि मम्मी, ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैं टाइम पर चली जाती तो ऐसा कभी ना होता। तभी आंटी बोलती है कि पापा तो हमेशा तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, लेकिन पता नहीं तुम सारा दिन करती क्या हो, और अगर तुम इसके साथ वहां थी तो फिर दिक्कत क्या है। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि शायद भाभी चार्म क्लब के बारे अच्छे से जानती नहीं, वहाँ पर आप ड्रग्स खरीद सकती हैं, जुआ खेलना आम बात है, और लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करना वहाँ बहुत कॉमन है। अब क्या यून जैसी संस्कारी लड़की का ऐसी जगह पर जाना अच्छी बात है? तो वो बोलती है कि पापा, मैं मानती हूँ कि वो क्लब अच्छा नहीं है, लेकिन इसके दोस्त इसे वहाँ लेकर गए थे, पर इसे सही रास्ते पर लाना भी तो यून की ही जिम्मेदारी है। तभी वो उसके चेहरे पर निशान देखकर पूछती है कि किसने मारा है तुम्हें? पर वो बोलता है कि मैंने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिससे मेरा पैर स्लिप हो गया था। लेकिन वो बोलती है कि जामुन, तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? सच बता, किसने मारा है तुझे? मिस्टर लू बोलते हैं कि मैंने मारा है इसे। तभी वो रोती हुई बोलती है कि आप गलती करने पर बच्चे को डांट सकते हैं, पर इतनी बेरहमी से मरना ठीक नहीं है। लेकिन नाना जी बोलते हैं कि ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसने यून पर हमला किया, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर लू वहाँ टाइम पर ना पहुँचता तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी आंटी यून की चोट देखकर पूछती हैं कि बेटा, ये कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है ना? लेकिन यून बोलती है कि नहीं, मामूली सी चोट है। वो जियामू से बोलती हैं कि नालायक, तुमको इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, अगर इसको कुछ हो जाता तो। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि भाभी जी, इसको अब तंग मत करो, मैंने इसकी बैंडेज अच्छे से कर दी थी। पापा, मैं इसे फार्म हाउस ले जाता हूँ, वहाँ ये अच्छे से आराम कर लेगी। उनके पापा भी मान जाते हैं, पर यून तो सोच रही थी कि मुझे रेस्ट करवाना तो बस एक बहाना है, ये तो बस मुझे फार्म हाउस ले जाकर मेरे साथ एंजॉय करना चाहता है। नाना जी जियामू को डांटते हैं कि आइंदा ऐसा कभी मत करना, वरना तुम चलने के लायक नहीं बचोगे। फिर आंटी उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी नाना जी यून से पूछते हैं कि बेटा, सच बताना,
क्या जामुन तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रूड बिहेव करता है? लेकिन वो बोलती है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, कल बस उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसने ऐसा किया था। तभी मिस्टर लू को उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसी आ जाती है, पर नाना जी बोलते हैं कि नालायक, तू अभी भी हंस रहा है, यून की शादी होने वाली है, लेकिन तुम जवान लौंडे होने के बावजूद भी आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं पटा पाए। लेकिन वो बोलती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो वो बोलते हैं कि अगर अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा बेवकूफ। उनके जाने के बाद मिस्टर लू यून की चोट का चेक करते हैं। वो तो उनको बहुत रोकने का ट्राई करती हैं, लेकिन वो नहीं मानते। वो उसकी बैंडेज सेट करने के बाद उसको एक बॉक्स देते हैं। ये उसकी माँ की बिलियंस वाली ज्वेलरी की डुप्लीकेट थी, जो उसने इन्हें बनाने को बोला था। वो पूछती हैं कि तुमने ये कब बनाया? मैंने तो तुमको ये कल ही दिया था, क्या तुमने मेरे लिए लेट नाइट तक काम किया? पर वो पूछते हैं कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? तो वो हाँ बोलती हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि क्या तुम अब इसका इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हो? तभी वो उनको किस करती है। अब वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसे कार्ड देकर बोलते हैं कि रात 8 बजे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा। तभी आंटी उनके जामुन को बहुत डांट रही थी, पर वो बोलता है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बोलती है कि यून तुम्हारे दादाजी की फेवरेट हैं, इसीलिए उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उससे शादी करने पर ही तुम चेंग ग्रुप के सीईओ बन सकते हो। यून ध्यान कोई ज्वेलरी देख रही थी, लेकिन तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है। वो बोलता है कि बॉस, एक बिलियनर आया है जिसे बहुत सारे च्योंगसाम ड्रेस चाहिए, पर मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रहा, इसीलिए आप जल्दी से आ जाइए। वो हाँ बोलती है। जब वो अपनी शॉप पर आती है तो उनको वहाँ देखकर छुप जाती है। वो तो बस वहाँ से फरार होने वाली थी, लेकिन उसका मैनेजर उसे देख लेता है, तो वो आकर एकदम मस्त एक्टिंग करती है। वो बोलती है कि लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो मैनेजर से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो वो बोलता है कि सर, ये हमारी रेगुलर कस्टमर है। वो यून से बोलते हैं कि मैं भी यहाँ ड्रेस खरीदने आया हूँ, क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगी? वो उनको अपने साथ ड्रेस दिखाने ले जाती है। तभी वो ड्रेस की डिजाइन का पूछती है, पर वो बोलते हैं कि जिसके लिए ले रहा हूँ वो सेम तुम्हारी एज की है। अब वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि ये तो बोलता था कि ये सिंगल है, और यार इसने तो लड़की भी पटा ली। तभी वो उनसे पूछती है कि गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हो क्या? वो उसको क्लोज आकर पूछते हैं कि क्यों, तुम्हें उससे जलन हो रही है क्या? लेकिन वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों उससे जलने लगी? वैसे तुम्हारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें अच्छा वाला फैब्रिक चूज करना चाहिए। दोस्तों देखो तो यून कैसे मिस्टर लू को चुना लगा रही है। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? तभी वो बोलती है कि आप मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे यही वाला खरीद लोगे। तभी वो मैनेजर को इसी फैब्रिक में ड्रेस बनाने का बोलते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि पक्का आप इसी फैब्रिक से ड्रेस बनवाना चाहते हो, क्योंकि इस फैब्रिक की एक ड्रेस का प्राइस $10 मिलियन है। प्राइस सुनते ही यून को हंसी आ जाती है। अब ले दे के फायदा तो उसी का होने वाला था ना। तभी वो बोलते हैं कि इसी फैब्रिक का होना चाहिए, लेकिन उसमें डायमंड भी लगे होने चाहिए। वो अपने असिस्टेंट को उसे चेक देने का बोलते हैं। तभी मैनेजर उनसे साइज का पूछता है। अब यून तो सोच में पड़ जाती हैं कि क्या वो लड़की सच में मुझसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तभी वो यून को घुमाकर बोलते हैं कि बस यही सेम साइज की ड्रेस बना देना। मैनेजर के जाने के बाद वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी च्योंगसाम ड्रेस कहाँ है, मुझे तुम्हें उसमें देखना है। पर वो बोलती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, आज रात उसमें देख लेना। लेकिन वो उसको हक करके बोलते हैं कि मुझे तो अभी ही देखना है। तभी वो चेंज करने के लिए जाती है। चेंज करते टाइम उसकी ड्रेस की जिप अटक गई थी, इसीलिए वो वहाँ पर वर्क करने वाली लड़की को बुलाती है। लेकिन मिस्टर लू आकर उसकी जिप लगा देते हैं, पर वो तो उनका वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। वो बोलती है कि तुमको अंदर किसने आने दिया? वो बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, पर क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने असिस्टेंट को भी बुलाऊं? मैं और तुम थे, क्या तुम चाहती थी वो अंदर आए? तो वो बोलती है कि वैसे तुम्हारा असिस्टेंट भी काफी हैंडसम है, मेरी तरह जवान भी है, क्या पता वो नाइट स्पेंड करने के मामले में भी दमदार हो, तुम बस मेरी उसके साथ एक अपॉइंटमेंट करवा दो। तभी वो पर्दा लगा देते हैं। अब वो तो समझ जाती है कि क्या होने वाला है, इसलिए बोलती हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम अब जाओ यहाँ से। वो उसको रात 8 बजे टाइम पर आने का बोलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाहर आते ही मैनेजर वांग बोलता है, बॉस ये स्टोर आप चला रही हो, लेकिन आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? आप कब ये सबको बताएंगी कि आप ही यहाँ की ऑनर हो? पर वो बोलती है कि अभी नहीं, जब मुझे माँ की आखिरी निशानी मिल जाएगी तब सबको ये बता दूंगी। तभी यून मिस्टर लू के इन्विटेशन पर पार्टी में आ जाती है। उसको मिस्टर लू के साथ देखकर लड़कियां आपस में बतिया रही थीं। क्या ये मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड है? ये कितनी क्यूट लग रही है ना। तभी वो उन्हें बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं अंकल हैं। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे लगा कि तुम दोनों कपल हो। तभी वो उसको अपनी तरफ करके बोलते हैं कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी वहाँ पर एक यूफेई नाम की लड़की आती है। वो उनसे बोलती है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम यहाँ पार्टी में आ रहे हो। उसको देखते ही वो यून से दूर हो जाते हैं। अब यून तो सोच में पड़ जाती है कि क्या इसने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस इसके लिए ही बनवाई थी, क्या इतना टाइम झाम सब इसी के लिए था? तभी यूफेई पूछती है कि ये लड़की कौन है? वो बोलते हैं कि ये मेरी रिलेटिव है, यून इसका नाम यूफेई है, और ये मेरी भाभी की भतीजी है, तुम चाहो तो इसे सिस्टर कहकर बुला सकती हो। तभी वो उसको अपने अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है। वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे अंकल पर कब से लाइन मार रही हूँ, लेकिन ये तो पटने का नाम ही ले रहा, तुम मेरी हेल्प करो ना प्लीज।
तभी वो उसको गिफ्ट में अपना ब्रेसलेट देती है। वो तो सोच रही थी कि अरे भगवान मालामाल कर दिया, अगर इसको बेचूंगी तो बहुत माल मिल जाएगा। दोस्तों बिजनेस के मामले में तो यून को 10 में से 10 पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे। वैसे आप कितने पॉइंट्स दोगे? तभी वो उसको बोलती है कि मेरे अंकल को वो लड़की बहुत पसंद है जो चोंगसाम ड्रेस पहनती है। वो बोलती है कि सच में ऐसा है क्या? तो वो बोलती है कि देखो जैसे मैंने पहन रखी है ना, ऐसी वाली ड्रेस ये अंकल ने ही तो मेरे लिए चूज की थी। तुम्हें अगर ट्रस्ट नहीं है तो तुम स्टोर वालों से पूछ लेना। देखो ये वाली स्टोर है, चेकआउट जरूर करना। दोस्तों हमारी यून तो जोरों शोरों से स्टोर का प्रमोशन कर रही है। तभी यूफेई बोलती है कि अगर मुझे तुम्हारे अंकल मिल गए ना तो मैं तुम्हारी भगवान की तरह पूजा करूंगी। पर वो बोलती है कि तो तुम अच्छे से मेहनत करो। तभी वो आकर बोलते हैं कि क्या बातें खत्म हो गई। तभी वो उसको रूम में ले जाते हैं। वो उनसे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक प्यारी सी आंटी चाहिए और नाना जी भी चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। पर वो पूछते हैं कि तो अब बताओ कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है। ये उसके क्लोज जाते हैं तो वो सोफे पर बैठ जाती है। तभी वो बोलते हैं कि ये गेम तुमने शुरू किया था लेकिन खत्म मैं करूंगा, इसीलिए तुमको मेरे साथ अब इस गेम में बनी रहना होगा। वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि अगर मुझे मेरा प्लान सक्सेसफुल करना है तो मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करनी ही होगी। तभी वो नाइट स्पेंड करने का बोलती है पर वो बोलते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन वो बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं? तभी वो उनको लिप किस करती है पर वो उसको दूर कर देते हैं। तो वो बोलती है कि अब क्या हुआ? तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि अगर यूफेई देख लेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे यूफेई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वो पूछती है कि लेकिन तुमने तो चोंगसाम उसके लिए ही खरीदा था ना? वो बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे साइज पे बनवाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके लिए था। तो वो बोलती है कि सच सच बताओ। तभी वो बोलते हैं कि ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें उससे जलन हो रही है क्या? वो बोलती है कि मुझे जलन क्यों होगी, मैं तो बस थोड़ू क्यूरियस हूँ। अब अगर कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। वो जाने वाली थी लेकिन वो उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। अब वो पूछती हैं कि तुमको चाहिए क्या? वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें अब नहीं जानना कि वो चोंगसाम किसके लिए खरीदा था? लेकिन ये जानने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम जियामू से शादी करने के पीछे वजह क्या है? वो बोलती कि मैं पहली वजह ये है कि मैं उसको लाइक करती हूँ और दूसरी ये है मैं उससे शादी करूंगी तो मुझे दहेज में बहुत पैसे मिलेंगे। पर वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, सच बताओ कि ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि टाइम के साथ लोग बदल जाते हैं और मुझे भी बस अब पैसे ही चाहिए। तभी उनके पास कॉल आती है कि उनकी कंपनी में चोरी हो गई है। वो जाते हुए बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे एक कॉल कर देना। लेकिन तभी वो बोलती हैं कि बट मेरी फीस का क्या होगा? वो बोलते हैं कि वो तुम्हें प्रॉमिस के अकॉर्डिंग टाइम पर मिल जाएगी। तुम मुझे दिन में 3 टाइम मैसेज करना, आई लव यू बेबी, ये वाला मैसेज करना। लेकिन वो बोलती है कि मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो ये सब करूंगी। तभी वो बोलते हैं कि जितना हो सके जियामू से दूर ही रहना। तभी असिस्टेंट आकर उसको कार्ड देकर बोलता है कि ये बॉस ने आपको देने को कहा था, आपको जो चाहिए खरीद सकती हो। तभी वो पूछती है कि कितने पैसे हैं इसमें? वो उसे चेक करने का बोलता है लेकिन जब भी वो पैसे चेक करती हैं तो उसे 440 वॉल्ट का झटका लगता है क्योंकि उसके अकाउंट में पूरे $69 मिलियन थे। वो उनको कॉल करके बोलती है कि तुम पागल हो क्या, इतने सारे पैसे क्यों दिए? तो वो बोलते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बस पैसों से प्यार है। वो पूछती है कि इसके लिए क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? वो बोलते हैं कि शायद तुम मुझे अभी भी नहीं समझी, मैं तुम्हारा साथ 10 नाइट्स स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी कॉल कट हो जाता है। वो गुस्से में बोलती है कि जब मैं रिच हो जाऊंगी ना तो सबसे पहले तुम्हें ही जान से मारूंगी, पर ये पैसे अभी मेरे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए मैं इसे चेंग फैमिली का गिफ्ट समझकर रख लेती हूँ। उसकी सौतेली माँ और बहन उसकी जमकर बुराई कर रही थीं। तभी वो वहां पर आ जाती हैं। वो बोलती है कि सीड्यूस करने के मामले में तो मिस यांग आप ही टॉप पर हो। तभी वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो बोलती है कि अब आपकी उम्र हो गई है इसलिए ऐसा मजाक करना आपको सूट नहीं करता। मिस यांग गुस्से से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, अगर मैं ना होती तो तुम यहाँ पर नहीं होती। तभी वो वेई को उसे पकड़ने का बोलती है और उसको हिट मारने लगती है। लेकिन तभी उसके पापा मिस्टर युआन वहाँ आ जाते हैं। वो उनसे बोलती है कि पापा ये दोनों मुझे मार रही थी, मुझे अभी नाना जी के साथ थिएटर जाना था, लेकिन देखो मेरे हाथ कैसे लाल हो गए हैं, अगर नाना जी ने पूछा तो मैं उनसे क्या कहूंगी? तभी यांग बोलती है कि मैंने तो इसे छुआ तक नहीं, कितना झूठ बोल रही है। तो वो बोलती है कि अच्छा तो ये आप हेयर पिन के साथ क्या छुपन छुपाई खेल रही थी? पापा आंटी क्यून ने मुझे $60 मिलियन दिए हैं, अब ये ऐसे बिहेव करेंगी तो कैसे चलेगा? तभी मिस्टर युआन बोलते हैं कि क्या बात कर रही हो, क्या सच में उन्होंने तुम्हें $60 मिलियन दिए हैं? वो बैठकर बोलती हैं कि सारा माल इस कार्ड में है, जब आप इस थिएटर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे तो ये सारे पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो बोलते हैं कि वाह मेरी रानी बिटिया कितनी अच्छी है, अरे देखो मेरी बेटी के हाथ कैसे लाल हो गए हैं। तभी वो उन्हें दूर करके बोलती है कि पापा आप बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, मेरी होने वाली सासू माँ मेरा घर पर कब से वेट कर रही है।
आप एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखकर साइन कर दो। तभी वही बोलती है कि पापा आप अच्छे से चेक कर लो, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब मिस यांग भी बोलती है कि हाँ ध्यान से देखो, कहीं ये हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रही। वो बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, वैसे भी पैसे मेरे पास ही तो हैं। तभी वो सबको अकाउंट का बैलेंस दिखाती है। इतने सारे पैसे देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब उसके पापा की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो फिर बोलती है कि जैसे ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे, ये सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। वो बोलती है कि पापा मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी सासू माँ को दिखाकर आती हूँ। उसके जाने के बाद वो उन दोनों को वार्न करते हैं, सुनो, अगर तुम दोनों में से किसी ने यून को कुछ भी किया तो मैं तुम दोनों को धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। उनके जाने के बाद वही गुस्से से बोलती है कि अगर इसकी जियामू से शादी हो गई तो वो रोज यहाँ आकर हमें जलील करेगी। लेकिन उसकी माँ मिस यांग बोलती है कि ऐसा कुछ मत सोचो। तो वो बोलती है कि आप बस मेरी शादी जियामू से करवा दो। वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही होगा, फिर वो तुमको वापस मिल जाएगा। लेकिन वो पूछती है कि वो तो यून को लाइक करता है तो मुझे कैसे लाइक करेगा। तो यांग बोलती है कि जियामू को पाने में तुम्हारी हेल्प में करूंगी। तभी यून पर एक आदमी हमला कर देता है। वो तो उससे बोल देती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन बस मुझे कुछ मत करना। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। वो उसको यून से दूर होने का बोलते हैं, पर वो आदमी उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे आए तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस लड़की के लिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। वो बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, ये इतनी सुंदर दिख रही है, जरूर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही होगी। तभी वो उससे बोलती है कि फालतू की बातें मत करो, मैं इसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। तभी वो बोलते हैं कि तूने सुन लिया ना, मेरे लिए इसकी लाइफ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बता कि सारा सामान कहाँ पर छुपाया है। लेकिन वो आदमी बोलता है कि दूर रहो वरना मैं इसे मार दूंगा। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं हार मानता हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये प्रेग्नेंट भी है। चलो अब हम दोनों एक डील करते हैं, तुम्हारी भी तो फैमिली है इसलिए इसको जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तभी वो अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देते हैं। तभी वो गुंडा असिस्टेंट को देख लेता है। वो यून को मारने वाला था लेकिन मिस्टर लू उसे बचा लेते हैं, पर उनको चोट लग जाती है। यून को तो उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो उनको तुरंत वहां से लेकर चली जाती है। तभी वो उनसे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे थे। वो बोलते हैं कि मेरी बिजनेस प्रॉब्लम्स मुझ पर छोड़ दो, कुछ भी हो जाए किसी को बताना मत जो आज हुआ। तभी वो कार्ड देकर बोलती है कि ये लो अपना कार्ड, मुझे नहीं चाहिए, तुम ये कार्ड वापस ले लो। वो बोलते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बस पैसों से प्यार है। तो वो बोलती है कि फालतू की बातें मत करो, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया कैमरे में फुटेज देखकर तो चेंग फैमिली की पूरे मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी। तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है फिर भी तुम ऐसे गलत काम कैसे कर सकती हो। तो वो बोलते हैं कि क्रिमिनल का भाग जाना भी इलीगल ही है और तुम्हें डर नहीं लग रहा जो उसे बचा रही हो। लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, पर जरूर तुम कुछ गलत कर रहे हो। देखना अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा ना तो मैं उनको बोल दूंगी कि तुमने ही मुझे मजबूर किया था। तभी वो बोलते हैं कि ये अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम दोनों साथ भागकर कहीं शादी कर ले। लेकिन वो बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने अभी जिंदगी का मजा लिया ही कहाँ है। वो बोलते हैं कि वैसे भी तुम अब यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती, तुम अब मेरी कैद हो। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो बोलती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब छोड़ो, चलो हम अभी तुम्हारी बैंडेज करवा के आते हैं। वो दोनों डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका जख्म काफी गहरा है। अरे भाई, इतने सालों में तेरे साथ ऐसी घटना घटी है, एक फोटो तो बनती है बॉस। दोस्तों ये डॉक्टर का नाम फेंक है, ये और कोई नहीं मिस्टर लू के लंगोटियां यार हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यून उससे बोलती है कि तुम कोई पागल वागल हो क्या, ऐसी हालत में भी आपको फोटो लेने की परी है। फेंक बोलता है कि वैसे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम यून है क्या। वो बोलती है कि आप मुझे कैसे जानते हो। वो बोलते हैं कि क्योंकि तुम लू की डार्लिंग हो ना इसलिए। तभी मिस्टर लू उसे जोर से एक लात मारते हैं। वो बोलता है कि छोटी तुम बहुत इमोशनल हो। तभी वो उनकी बैंडेज करके बोलता है कि इसे पानी से दूर रखना। वो धीरे से उसको जाने का इशारा कर देते हैं। यून उनकी बैंडेज चेक कर रही थी। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ आते टाइम में क्या सोच रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने कुछ बोला तो बवाल हो जाएगा। तभी वो उसको अपनी तरफ खींचकर किस कर लेते हैं। वो उनको दूर करने का ट्राई कर रही थी। तभी उसका हाथ उनकी चोट पर लग जाता है। उनको बहुत दर्द होता है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी वैसा नहीं समझा, अगर मुझे पता होता कि उस रात तुम थे तो मैं कभी वैसा कुछ नहीं करती। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। वो तो अब सोच में पड़ जाती हैं कि अगर नाना जी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। वो बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसलिए फिर कभी ऐसा कुछ मत करना। इतना ज्ञान फैलने के बाद वो जा रही थी। तभी वो बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर फेंक उनको चेक करके बोलता है कि छोटी तुम टेंशन मत लो, ये अभी गहरी नींद में है। लेकिन वो बोलती है कि पर ये तो मेरे उठाने पर भी नहीं उठे थे। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो दवाई नींद की ही थी। वो उनके पास बैठ जाती है। वो सोच रही थी कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दोगे। तभी वो उनको बड़े प्यार से टच करती है। तभी उसको पता चलता है कि उनको तो फीवर है। वो बहुत टेंशन में डॉक्टर को बुलाती है और उनको सब बता देती है। वो उनकी बॉडी को पानी से क्लीन करने का बोलता है, लेकिन वो डर के मारे मना कर देती है। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो छोटी, इसे माउथ फीडिंग से दवाई दे दो, वैसे भी तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ना,
अब उसे तो भारी डाउट हो जाता है। वो पूछती है कि ये सच में एक हॉस्पिटल ही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वो उनको माउथ तो माउथ दवाई दे देती है। वो तो सारी रात उनका बहुत ख्याल रखती है, पर ख्याल रखते रखते वो सो जाती है। जब मिस्टर लू को होश आता है तो वो उसको ऐसे सोई हुई देखकर चुपचाप से वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर फेंक पूछता है कि भाई क्या हो रहा है, तू अब ठीक है ना? वो बोलते हैं कि मैं अब ठीक हूँ भाई। फेंक उन्हें बोलता है कि छोटी ने सारी रात तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। वो एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं। तभी फेंक उनके मजे लेकर वहां से चला जाता है। वो एक नोट लिखकर उसके पास बैठ जाते हैं। तभी वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत मतलबी हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर वो नोट उसके सर पर चिपकाकर वहां से चले जाते हैं। यून उठ जाती है, लेकिन वो नोट पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी उसके पास सासू माँ का कॉल आता है। आंटी क्यून बोलती है कि फेस्टिवल आने वाला है, तुमको अभी जामुन के साथ नाना जी का गिफ्ट लेने के लिए जाना होगा। तभी वे यून के ससुराल पहुंच जाती हैं। वो खुद से बतिया रही थी कि बस एक बार मेरी जियामू के साथ एंगेजमेंट हो जाए, बस फिर तुम मेरा घंटा कुछ नहीं कर पाओगी। वो डिंग डोंग बेल बजाती है। तभी जियामू आकर डोर ओपन करता है। वो बोलती है कि फेस्टिवल पर मॉम ने चावल बनाए थे, बस वही देने आई थी। क्या आप अब मुझे अंदर भी नहीं आने दोगे? वो अंदर आकर पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है? वो बोलता है कि अगर कोई काम नहीं है तो निकलो यहाँ से। वो बोलती है कि मेरे पापा ने ये पूछने का भेजा था, क्या आप शादी के बाद मेरी बहन को दहेज में $60 मिलियन दोगे? वो तो सोच में पड़ जाता है कि माँ ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, तो आखिर ये दहेज वहेज का क्या चक्कर है। वो पूछता है कि तुमको ये सब कैसे पता? तो वो बोलती है कि मेरी बहन ने ही तो ये सब बताया था, क्या आपको कुछ नहीं पता? वो पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली को एडवांस में कुछ पैसे मिले? तभी वो क्लोज आकर बोलती है कि नहीं, अभी नहीं मिले, पर आप तो मेरी बहन के बहुत ख्याल रखते हो, आंटी भी उसका बहुत ख्याल रखती हैं। तो वो बोलता है कि उसकी माँ तो अब नहीं रही, क्या तुम लोग सौतेला जैसा बिहेव करते हो उसके साथ? लेकिन वो बोलती है कि क्या मेरी माँ उसकी माँ नहीं है? वो बोलता है कि इतना झूठ बोलते हुए तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पर वो बोलती है कि मैं तो बहुत मासूम हूँ, मैंने तो आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा होगा। चिपकली, वो तो हम सबको पता है कि तू कितनी मासूम है। वो तभी उसको बोलता है कि तुम्हें खुद को मासूम बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी माँ की वजह से ही उसकी माँ की डेथ हुई थी। वो उसको खुद को छोड़ने का बोलती है। तभी वहां पर यून आ जाती है। वो उसे देखकर दूर हो जाता है। तभी यून जोर से वेई के कान के नीचे एक लगाती है और उसको बोलती है कि डायन, तुझे अपनी बहन के पति पर दौरे डालते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? वो बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये देखकर जियामू को बहुत बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये फर्स्ट टाइम मेरी खातिर किसी से लड़ रही है। क्या इसे जलन हो रही है? क्या ये मुझे अभी भी लाइक करती है? तभी वो बोलता है कि यून, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे सब समझाने का एक मौका तो दो। लेकिन वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तभी वो वहां से चला जाता है। वो चिपकली भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी यून सोच में पड़ जाती है कि तुम किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वेई के साथ तो बिल्कुल नहीं, वरना सब एक्सपोज हो जाएगा। तभी वो रोती हुई अपनी होने वाली सासू माँ को कॉल करती है। माँ, जियामू मेरी बहन के साथ बेडरूम में रोमांस कर रहा है, मैंने मना करा तो मुझ पर गुस्सा करने लगा, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। तभी आंटी आते ही बोलती हैं कि मैं सब जानती हूँ, जरूर उस वेई ने उसे सेड्यूस किया होगा, मैं अभी उसकी 12 बजा के आती हूँ। तभी आंटी रूम में जाकर वेई पर थप्पड़ की बरसात कर देती है। यून रोने की एक्टिंग करती हुई बोलती है कि माँ अब इसे जाने दो। वो बोलती है कि तुम अभी भी इस सौतन की साइड ले रही हो, वेई यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। वो चिपकली अब करती तो करती क्या, इसलिए रोती हुई वहां से चली जाती है। आंटी जियामू से बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे, ऐसे तो सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो बोलता है कि माना मुझे लड़कियों का शौक है, लेकिन उस गवार में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। माँ, मुझे अभी इसी वक्त $60 मिलियन चाहिए। वो पूछती है कि अचानक तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन वो बोलता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप मुझे पैसे दे दो, पैसे मिलने के बाद कसम से मैं आपकी सारी बात मानूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे नहीं दिए तो मैं आपका शादी का पूरा प्लान चौपट के दूंगा। तो वो बोलती है कि मैं दे दूंगी पैसे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जल्द से जल्द यून को प्रेग्नेंट करो। वो तुरंत मान जाता है और पैसे मांगता है। तो वो बोलती है कि पैसे कोई पैर पर नहीं उगते, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ, अभी तुम यून के पास जाओ। वो तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में थी। अब वो तो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में मुझे पसंद करने लगी है। यून वेई के पीछे जा रही थी, लेकिन वो फरार हो जाती है। तभी पीछे से सासू माँ आकर उसको एक वेडिंग शॉप का कार्ड देती है और उसको जामुन के साथ जाकर वेडिंग ड्रेस लेने का बोलती है। तभी मिस्टर लू वहां पर आ जाते हैं। आंटी उनको जामुन के साथ घर पर प्राइवेट वाला टाइम स्पेंड करने का बोलती है, लेकिन मिस्टर लू बोलते हैं कि भाभी जी, आज तो ऐसा नहीं हो पाएगा, पापा ने यून को अभी डिनर पर बुलाया है। तभी वो उसको किस कर लेते हैं। वो उनको दूर करके बोलती है कि पागल हो गए हो क्या? वो उससे पूछते हैं कि तुम चेंग फैमिली के ग्रैंडसन को बर्थ क्यों देना चाहती हो। तभी यांग वहां आकर यून को किस करते हुए देख लेती है, पर उसे लग रहा था कि वो जियामू के साथ है, लेकिन तभी जियामू बाहर आता है। ये देखकर तो वो हैरान रह जाती है।
अब वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि अगर जियामू यहाँ पर हैं तो ये युन किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। तभी वो उनकी फोटो ले लेती है। वो फोटो लेकर बोलती हैं कि युन, अब तो तुम्हें मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। वो मिस्टर लू के घर आती है। युन उनके आने की वजह पूछती है, लेकिन वो तो बोलती है कि अब ये गलत फहमी में मत रहना कि ये लोग तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम्हारे बुरे दिन बस एक कदम दूर हैं। तभी नाना जी वहां पर आते हैं। वो उनके आते ही बोलती है कि मिस्टर चेंग, मुझे माफ कर देना, मैं ही इस बज्जलन को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। तभी तो ये बाहर गैर मर्दों के साथ मुंह मारती फिर रही है। लेकिन नाना जी गुस्से में बोलते हैं कि जबान पर लगाम दो, मेरी बेटी के खिलाफ अब एक लफ्ज भी मत बोलना। पर वो बोलती है कि इसने आपकी फैमिली को धोखा दिया है। वो बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि युन कैसी है, वो ऐसा कुछ करना तो दूर करने का सोच भी नहीं सकती। तभी मेड आंटी भी बोलती है कि हाँ, मिस युन ऐसी नहीं है। लेकिन यांग उन्हें बोलती है कि मैं मिस्टर चेंग से बात कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारे बीच में उचकने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर चेंग, मेरे पास सबूत है, आप लोग खुद एक बार अच्छे से देख लो। तभी वो सबूत को टेबल पर रख देती है। अब युन तो घबरा जाती है कि कहीं इन्हें मेरे और मिस्टर चेंग के रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी नाना जी उसको घर से बाहर निकालने का बोलते हैं। डर के मार वो खुद जाने लगती है, लेकिन तभी जियामू वहां पर आ जाता है। वो उसको फोटोज दिखाकर बोलती है कि बाद में बोलना मत कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हारी फियांसे तुम्हें धोखा दे रही है। तभी वो बोलता है कि दादाजी, ये सब क्या चल रहा है। पर वो बोलते हैं कि तुम भी जानते हो कि युन कैसी लड़की है। लेकिन यांग बोलती है कि अगर इसने कुछ नहीं किया तो ये पुतले की तरह ऐसे चुप क्यों खड़ी है। जियामू बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी युन बोलती है कि क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। लेकिन वो तो पूछता है कि बताओ ये आदमी कौन है। तभी मिस्टर लू वहां आकर बोलते हैं कि मैं हूँ। वो जियामू को युन से दूर करके बोलते हैं कि मैं इसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प कर रहा था। तभी यांग बोलती है कि ये झंडू बाम कौन है जो युन की इतनी साइड ले रहा है, देखो तो कैसे केची जैसा मुंह चल रहा है इसका। तभी मेड आंटी बोलती है कि ये हमारे यंग मास्टर मिस्टर लू हैं। ये पता चलने के बाद तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो डरती हुई बोलती है कि मिस्टर लू, प्लीज मुझे एक छोटी बच्ची समझकर माफ कर देना। लेकिन वो उसे युन से माफी मांगने का बोलते हैं। यांग उससे माफी मांगती है। तभी युन उसे एक थप्पड़ मारती है। वो भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन मिस्टर लू उसे धक्का देकर पीछे कर देते हैं। अब वो मिस्टर चेंग से बोलती है कि माना कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं युआन फैमिली की शान हूँ, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर नाना जी बोलते हैं कि अब कभी मुंह उठाकर फिर से यहाँ मत चली आना। तो वो बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी सगी रिश्तेदार हूँ। लेकिन वो बोल देते हैं कि यहाँ सिर्फ युन से मेरा रिश्ता है। तभी मेड आंटी उसे जाने का बोलती है, पर वो जाती हुई बोलती है कि एक दिन तुम सब बहुत पछताओगे। मिस्टर चेंग युन से बोलते हैं कि बेटा, तुम इसकी बातों को दिल पर मत लेना, तुम ठीक तो हो ना। तो वो ठीक हूँ बोलती है। वो फिर उसे खाना खाने का बोलते हैं। तभी मेड आंटी उसको अपने साथ ले जाती है। मिस्टर लू जियामू से पूछते हैं, नालायक, क्या तू युन के साथ हमेशा ऐसे ही बर्ताव करता है। पर वो बोलता है कि अब मैंने क्या किया। तो वो बोलते हैं कि तूने उसे समझाने का एक मौका तक नहीं दिया, क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं है, क्या तुम उसके लायक भी हो। तभी जियामू मिस्टर लू से बोलता है कि अंकल, क्या आप सीट बेल्ट लगाने के लिए लड़कियों के इतना क्लोज चले जाते हो। एक बात आप कान खोलकर सुन लो, वो बस मेरी है। तभी वो बोलते हैं कि तुमने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया, वो कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम खरीद कर फेंक दो। यून ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी जियामू आकर उसे दूसरे मर्दों से दूर रहने की धमकी देता है। पर वो बोलती है कि इतने टाइम से तुम लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हो, लेकिन क्या कभी तुम्हें मेरा अफसोस हुआ। वो बोलता है कि उसके लिए मैंने माफी मांग ली थी, अब और क्या चाहती हो तुम। वो सोच रही थी कि अब मुझे थिएटर मिल गया है, इसलिए अब मुझे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने पापा यानी मिस्टर युआन के पास आती है। वो बोलती हैं कि मिस यांग ने मेरे घर आकर सबको बोला कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ, अब मैं उन सबके सामने कैसे जाऊं। पर वो पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ कहा। तो वो बोलती है कि सब ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन जियामू और आंटी क्यून ने नहीं किया। ऐसे तो हमारी शादी टूट जाएगी। वो $60 मिलियन का दहेज अब खतरे में है, अब क्या होगा। वो बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी माँ की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ, और वैसे भी थिएटर अब तुम्हारा है। तभी वो थिएटर पहुंच जाती है। गार्ड उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ले जाता है। युन उसका लॉयर वांग बोलता है कि मेम कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हैं, आप अंदर आ जाइए। वो अंदर चली जाती है। उसकी सौतेली माँ यांग वहाँ मीटिंग कर रही थी। तभी युन की एंट्री है। यांग बोलती है कि अंधी हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी मीटिंग कर रही हूँ। इस गवार को अंदर किसने आने दिया। तभी वो बोलती है कि मेरे फादर मिस्टर युआन ने ये थिएटर मेरे नाम पर कर दिया है। तो यांग उससे बोलती है कि युन, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम इस थिएटर से दूर रहना। कान खोलकर सुन लो, मैं इस थिएटर की मैनेजर हूँ, इसलिए इस थिएटर पर बस मेरा राज चलेगा। वो बोलती है कि शायद आपको कानून और नियम के बारे में कुछ भी नहीं पता। लॉयर वांग एग्रीमेंट निकालकर इन्हें बता दो। लॉयर बोलता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर का प्रोसीजर अब कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब से मिस युन ही मैक्सिन थिएटर की लीगल ऑनर है। यांग वो फाइल देखकर पूछती हैं कि ये सब क्या है। वो बोलती है कि मिस यांग, इसका मतलब ये है कि इस थिएटर से आपको फायर कर दिया गया है। पर वो तो बोलती है कि बस बहुत हो गया,
निकल जाओ अभी यहाँ से। लेकिन वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं नहीं तुम जाओगी यहाँ से। अब तुम यहाँ से जा रही हो या फिर मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। तभी यांग बोलती है कि युन, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। युन सबको बोलती है कि मेरे काम करने का तरीका मिस यांग से बिल्कुल अलग है। मेरे थिएटर में उनको बोनस और डबल सैलरी मिलेगी जो अच्छे से वर्क करेगा। तभी एक लड़की बोलती है कि मिस युन, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि अब से आप हमारी ऑनर हैं। वो तो बहुत खुश हो जाती है। तभी उनको मेड आंटी का कॉल आता है। मिस्टर लू बिजनेस मीटिंग पर गए हैं, लेकिन वो अपनी दवाई लेना भूल गए हैं। क्या आप जाकर उनको दवाई दे देंगी? वो बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। यून मिस्टर लू के रूम में आती है, लेकिन उनको शर्टलेस देखकर शर्मा जाती है। वो अपना टॉवेल उस पर फेंक देते हैं। वो उसके साथ रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन तभी वो बाहर भाग जाती है। वो अपनी बैंडेज कर रहे थे। तभी यून आकर बोलती है कि तुमने फिर से कोई लफड़ा किया है क्या? वैसे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? पर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी बैंडेज करती हुई बोलती है कि कहीं ये मत समझ लेना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तो ये सिर्फ इंसानियत के नाते कर रही हूँ। वो बोलते हैं कि एक बात पूछूं, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? लेकिन वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं करती। तो वो बोलते हैं कि फिर तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो और मेरे खातिर यहाँ क्यों आई हो? वो उनको दवाई देकर बोलती हैं कि मैंने तुम्हें दवाई दे दी है, अब मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पर वो बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं कि दवाई का स्वाद बहुत बेकार था, इसलिए अब मुझे कुछ स्वीट टेस्ट करना है। वो जाने वाली थी, लेकिन वो उसको नहीं जाने देते और उसको लिप किस कर लेते हैं। फिर वो दोनों एक साथ रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि शायद इतना रोमांस आज के लिए काफी है। देखो तुम कैसे ब्लश कर रही हो। पर वो बोलती है कि नहीं तो, मैं बिल्कुल भी ब्लश नहीं कर रही। तभी वो रूम से भाग जाती है। यून गिटार प्ले कर रही थी। तभी मिस्टर लू आकर बोलते हैं कि मैं 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। पर वो बोलती है कि तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन तुम फिर भी बाहर जा रहे हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? वो बोलती है कि तुम्हें नाना जी का ख्याल रखना चाहिए। वो बोलते हैं कि मैं मीटिंग से फ्री होकर तुम्हारा और नाना जी का खूब ख्याल रखूंगा, और जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी हम शादी कर लेंगे। तभी वो बोलती है कि मुझे तंग करना बंद करो, अभी जाओ यहाँ से। यून एंगेजमेंट रिंग पहनकर कार से बाहर आती है। तभी आंटी क्यून उसकी लग्जरी कार देखकर बोलती है कि तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे आई? वो बोलती है कि अंकल ने ये नई कार खरीदी थी। तो वो बोलती है कि चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारे नानी जी तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। नाना जी बोलते हैं कि यून तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट होने पर मैं तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। वो उन्हें इसके लिए थैंक यू बोलती है। उसकी होने वाली सासू माँ बोलती है कि मैंने तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए ये स्कर्ट्स ली हैं, इसको एक बार ट्राई कर लो। तभी मिस्टर लू आकर बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये ड्रेस यून पर कैसी लगेगी। लेकिन जब वो ड्रेस देखते हैं तो उनका रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं कि भाभी जी, ये किस तरह की ड्रेस लेकर आई हो? क्या ये किसी लड़की के पहनने के लायक भी है? नाना जी बोलते हैं कि बहू लू सही बोल रहा है, यून जैसी खूबसूरत लड़कियों पर कल्चरल ड्रेस ज्यादा सूट करती है। मिस्टर लू यून को एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं। नाना जी बोलते हैं कि बेटा ये ड्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तो तुम्हें यून के लिए ज्वेलरी लेकर आने का बोला था। वो बोलते हैं कि पापा मैं ज्वेलरी भी लेकर आया हूँ। तभी वो उनको ज्वेलरी दिखाते हैं। नाना जी और यून को वो ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। तभी आंटी क्यून बहाने करके वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से जियामू के पास जाती है। वो बोलती है कि जामुन तुम्हें यून से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शायद लू को वो पसंद है। वैसे तुमने इतनी लड़कियों को डेट किया है, लेकिन फिर भी तुम उसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे। अचानक यून के पेट में दर्द हो रहा था। तभी आंट क्यून आकर पूछती है कि तुमने ठीक से डिनर नहीं किया यून, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। वो उनको थैंक यू बोलकर ग्लास साइड में रख देती है। वो फिर से उसको जूस का ग्लास देकर बोलती है कि मैं जामुन को बोलती हूँ कि वो आकर तुमको सॉरी बोले। यून सो रही थी। तभी जियामू उसके रूम में आता है। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी वो लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है और उसकी जमकर धुलाई करती है। तभी मिस्टर लू वहाँ आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि जियामू तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो बोलता है कि अंकल मैं तो यहाँ बस यून से मिलने आया था। लेकिन यून बोलती है कि ये ऐसे अचानक आया तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ। वैसे मेरा रूम लॉक था तो तुम अंदर कैसे आए? लेकिन जियामू बोलता है कि ऐसा क्या हो गया, तुम तो मेरी फियांसे हो, मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। तभी मिस्टर लू उसके कान के नीचे एक लगाते हैं, पर वो बोलता है कि ये मेरी फियांसे है। तुम होते कौन हो हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाले? तो मिस्टर लू बोलते हैं कि वो नहीं चाहती कि तुम उसे टच करो, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो गुस्से में जाता हुआ बोलता है कि यून मैं तुम्हें देख लूंगा। मिस्टर लू यून को ब्लैंकेट देते हैं। वो बोलती है कि सुनो नाना जी को इस सब के बारे में कुछ मत बताना। पर वो बोलते हैं कि तुम अभी भी उस लफंगे को बचा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं नाना जी को हर्ट नहीं करना चाहती, भी डॉक्टर ने बोला था
कि नाना जी को लिवर कैंसर है और सर्जरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 साल पहले ही उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। तभी वो उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो बोलती है कि नाना जी ने बोला था कि तुम परेशान हो जाओगे इसलिए। तभी नाना जी आकर बोलते हैं कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो बोलती है कि नाना जी, मुझे एक बहुत बुरा सपना आ गया था, मैं बहुत डर गई थी। तभी मेरी आवाज सुनकर मिस्टर लू यहाँ आ गए। नाना जी बोलते हैं कि बेटा ठीक है, मैं फिर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आंटी क्यून उन सब की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। मिस्टर लू युन को बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा, फिर देखना डैड जरूर ठीक हो जाएंगे। इसके बाद तुम जियामू के साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म कर देना और मुझसे शादी कर लेना। वो स्माइल करती हुई बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन वो बोलते हैं कि मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने छोटे से दिमाग को ज्यादा ना चलाओ। मिस्टर लू युन को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहे थे, लेकिन वो बोलती है कि मैं खुद जा सकती हूँ, तुम्हें मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो बोलते हैं कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो, तुम्हें हमेशा बस भूख ही लगती रहती है। तभी वो कार को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन बब्रिक्स फेल हो गए थे। वो यून को बोलते हैं कि तुम सीट बेल्ट को टाइटली लगा लो, कार की ब्रेक फेल हो गई है। और तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मिस्टर लू के सर से खून निकल रहा था। जेब वो यून की तरफ देखते हैं तो वो बेहोश पर थी और उसके सर से भी खून निकल रहा था। वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, वो दोनों हॉस्पिटल में थे। तभी यून को होश आ जाता है। वो उससे बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद हमारी कार ब्लास्ट हो गई थी, उसमें तुम्हारे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जल गए। पर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों ठीक हैं। वैसे ब्रेक्स फेल कैसे हो गई थी? वो जवाब देते हैं कि शायद किसी ने मुझे मारने के लिए ये प्लान बनाया था, जरूर ये सब मेरी भाभी की चाल होगी। वो सब डिनर कर रहे थे। तभी मिस्टर लू युन के साथ वहाँ पर आते हैं। कि युन बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो वो बोलते हैं कि आपकी बात का क्या मतलब है? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? अब वो तो झटपटा जाती हैं, उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि पापा, आप जो अनाउंसमेंट करना चाहते थे वो अब सबको बता दीजिए। वो बोलते हैं कि मेरा बेटा लू अब वापस आ गया है, इसलिए अब से कंपनी के सारे प्रोजेक्ट ये खुद डील करेगा। अब क्यून को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं हजम होती, इसलिए वो बोलती है कि पापा माना ये वापस आ गया है, लेकिन आप इसको कंपनी का सीईओ कैसे बना सकते हो? इसको कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। आप भी कहाँ मेरे देवर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो? वो बोलते हैं कि भाभी जी, आप सोमवार तक मुझे कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट्स की सारी जानकारी दे देना। पर वो बोलती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बोल रहे हो? तभी वो बोलते हैं कि पहले आप कंपनी की डायरेक्टर थी, इसलिए अब अगर आपने मुझसे ज्यादा बहस की तो मैं आपको कंपनी से निकालने में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। वैसे भाभी जी, आजकल रोड पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, मेरा भी हो गया था, इसलिए आप कार ड्राइव करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना। ये सुनकर तो वो दंग रह जाती हैं। उसे डाउट होता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही इसकी कार की ब्रेक फेल कर दी थी। यून उनसे बोलती है कि तुम कियून को ताने मारकर उसे हिंट दे रहे हो, तुम जानते हो ना वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। पर वो बोलते हैं कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसका असली चेहरा सबके सामने आए। तो वो पूछती है कि क्या कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि नाना जी को सब पता चल जाए? लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो उसको क्लोज आ जाते हैं। तभी वो जाने वाली थी, लेकिन वो उसे रोक देते हैं और उठाकर टेबल पर बिठा देते हैं। वो बोलती है कि नाना जी देख लेंगे, इसलिए प्लीज अभी रोमांस वोमांस रहने देना, हम कल किसी होटल में ये सब कर लेंगे। तभी हेल्पर अंकल वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों छुप जाते हैं। हेल्पर अंकल बोलते हैं कि मिस्टर चेंग आपको बुला रहे हैं, लेकिन वो दोनों तो रोमांस करने में बिजी थे। वो उनको बोलती हैं कि नाना जी को बोल देना कि थोड़ी देर में आ रही हैं। मिस्टर लू उसके हाथ से जियामू की एंगेजमेंट रिंग निकालकर दूर फेंक देते हैं। वो उसे वॉर्न भी करते हैं कि दोबारा कभी मुझे ये रिंग तुम्हारे हाथ में दिखनी नहीं आनी चाहिए। पर वो बोलती है कि तुमने रिंग को क्यों फेंकी? मैं उसको सेल कर देती तो मेरा 1 साल का रेंट निकल जाता उससे। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग गिफ्ट करूंगा। तभी वो बोलती है कि मैं अभी नाना जी के पास जा रही हूँ, लेकिन वो उसे जाने नहीं देते। पर वो बोलती है कि नाना जी मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज अब मुझे जाने दो। नाना जी यून को बोलते हैं कि तुम अभी लू के रूम में थी, क्या वो ठीक है? वो बोलती है कि हाँ नाना जी, वो ठीक है। तभी वो पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा तुम और लू मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो तो ये सुनकर बहुत डर जाती हैं। वो अब सोच में पड़ जाती हैं कि कहीं नाना जी को मेरे और लू के रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी वो हड़बड़ी में बोलती हैं कि नाना जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा अंकल के साथ कोई ऐसा वैसा नहीं था, लेकिन इसमें मेरी गलती भी नहीं है। लेकिन नाना जी बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत खुश हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि इसका मतलब ये है कि नाना जी को कुछ नहीं पता, लेकिन नाना जी मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं उनसे ही झूठ बोल रही हूँ। नाना जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फाइनल की है, क्या आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे? वो तो तुरंत बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
और वैसे भी मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। तो वो बोलती है कि मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और अपना ख्याल भी नहीं रखूंगी। वो बोलते हैं कि बेटा मुझे सच बताओ, तुम्हें ये सब किसने सिखाया है, कहीं ये सब लू का काम तो नहीं। वो स्माइल करती हुई बोलती है कि उन्होंने मुझे आप पर इमोशनल अत्याचार करने के लिए बोला था, लेकिन भूख हड़ताल वाला आइडिया मेरा था। हाँ, डॉक्टर से भी उन्होंने ही अपॉइंटमेंट ली थी। फाइनली नाना जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी शादी देखकर ही मरूंगा, इसलिए तुम मेरी टेंशन मत लो। तभी वो बोलती है, थैंक यू नाना जी, आपने मेरी बात मानी, आप सबसे बेस्ट हो। यून अपने घर आती है। वो बोलती है कि पापा मेरा आईडी कार्ड कार एक्सीडेंट में जल गया था, अब मुझे आईडी कार्ड रीइश्यू करवाना है, इसलिए प्लीज मुझे अकाउंट बुक दे दो। वो उसे डांटते हैं कि तुम बहुत केयरलेस हो। फिर वो अकाउंट बुक लेने के लिए जाते हैं। तभी यून जियामू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो अपना हाथ छुड़ाकर टिश्यू पेपर से साफ करती है। वो अब पूछता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है, तो वो बोल देती है कि रिंग गुम हो गई है। वो बोलता है कि वो हमारी एंगेजमेंट रिंग थी, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन वो बोलती है कि कैसी एंगेजमेंट, अच्छा जिसके बाद तुम किसी दूसरी लड़की के साथ मुंह मारने चले गए थे। तभी वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया था, पर वो बोलती है कि मुझे हाथ मत लगाना, मुझे कुछ जरूरी काम से अभी जाना है। तभी वो उसके कंधे पर लव बाइट का निशान नोटिस करता है। वो उससे पूछता है कि ये किस चीज का निशान है। वो बोलती है कि ये लव बाइट का निशान है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब उसको तो बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मुझे तो तुम खुद को टच भी नहीं करने देती। तो वो बोलती है कि उसने मुझे सिर्फ लव बाइट नहीं दी, हम दोनों तो एक साथ नाइट स्पेंड भी कर चुके हैं, और हाँ मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत बेटर है। तभी वो उस पर जोर से चिल्लाता है। वो उसे बोलती है कि मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा, मैं नाना जी को तुम्हारा सारा सच बता दूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर युआन आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे। वो यून अकाउंट बुक देते हैं। वो उनसे बोलती है कि पापा हमारा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, अभी मुझे जाना होगा आईडी कार्ड रीइश्यू करवाने के लिए। तभी जियामू उसे बोलता है कि तुमने मेरी इंसल्ट करके आज अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। वो बोलती है कि मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने तुमसे प्यार किया, चले जाओ अब यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो कार के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कार नहीं रोकती, तो वो डरकर साइड में हो जाता है। कार चलाती हुई वो सोच रही थी अकाउंट बुक अब मेरे पास है, मैं इसमें से अपने शेयर्स निकाल लूंगी और खूब मजे करूंगी। युन ने वायलिन प्ले करने के लिए एक शो में पार्टिसिपेट किया था। टीचर उससे पूछते हैं कि तुमने सब अच्छे से सीख लिया है ना। तो वो बोलती है कि हाँ सर, मैंने बहुत अच्छे से ट्यून्स की प्रैक्टिस की थी, मेरी परफॉर्मेंस लाजवाब होगी, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो। वो स्टेज पे जाती हैं। वे वहाँ पर होस्ट थी। वो बोलती हैं कि दोस्तों, आज हमारी टैलेंटेड स्टूडेंट युन आप सबको रीमायो ट्यून पर वायलिन प्ले करके सुनाएगी। टीचर वही से पूछते हैं कि तुम ऑडियंस के सामने गलत ट्यून की अनाउंसमेंट क्यों करके आई हो। वो बोलती है कि सबकी डिमांड थी, इसलिए मैंने ये अनाउंस की, और देखो इस कार्ड पर भी वही लिखा हुआ है जो मैंने अनाउंस किया था। लेकिन वो उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम अभी जाकर फिर से अनाउंसमेंट करके आओ। लेकिन वो ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती हैं। युन सबको बोलती है कि मेरी फ्रेंड जिसे पियानो प्ले करना था वो आज नहीं आ पाई, इसलिए आज मैं सोलो परफॉर्मेंस करूंगी। वो परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाली थी, तभी मिस्टर लू वहाँ और आ जाते हैं। वो उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बहुत अच्छे से पियानो प्ले करते हैं। युन भी बहुत अच्छे से वायलिन प्ले करती है। सबको उन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। वेई को तो ये देखकर बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि उसका प्लान तो पूरा फ्लॉप हो गया था। टीचर आकर उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत तारीफ करते हैं। वो उनको थैंक यू बोलती है। तभी वो वेई को बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा सॉन्ग सिलेक्ट किया था, देखो तुम्हारी वजह से आज मेरी परफॉर्मेंस कितनी शानदार हुई। वो मिस्टर लू को भी परफॉर्मेंस में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन वो बोलते हैं कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा। वो उसको लिप किस करते हैं, लेकिन जियामू ये सब देख लेता है। अब उसे सब समझ आ जाता है। वो सोच रहा था कि अच्छा अंकल ही वो कमीने हैं जिसके साथ ये डेट कर रही हैं। फाइनली बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले को अवार्ड देने का टाइम आ गया था। सबसे पहले वेई को अवार्ड मिलता है, लेकिन उसके बाद युन को एक स्पेशल वाला अवार्ड मिलता है। तभी जियामू आकर वेई को बुके देने वाला था, लेकिन वो बुके युन ले लेती है। वो बोलती है कि क्या हुआ वेई, क्या अब तुम भी अपनी माँ की तरह किसी की जगह लेना चाहती हो। वो बोलती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जियामू अब तुमसे प्यार नहीं करता समझी। वो बोलती है कि जियामू तुम्हारी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स रही हैं, लेकिन अब वेई को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारा टेस्ट खराब हो चुका है। जियामू उससे बोलता है कि युन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वेई को चुपचाप सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा मेरे अंकल के साथ अफेयर चल रहा है। जरा सोचो, जब नाना जी को ये पता चलेगा कि तुम दोनों उनसे छुप कर ये सब कर रहे थे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो बोलती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे, लेकिन वो बोलता है कि मैं बस 3 तक काउंट करूंगा, तुम अब न्यूज डाउन करके सॉरी बोलो।
जैसे ही वो न्यूज डाउन करके सॉरी बोलने वाली थी, तभी मिस्टर लू आकर बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए यून कैसे माफी मांगती है। उनको देखकर तो जियामू की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। वही उससे पूछती हैं कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, ये सिर्फ एक पियानो प्लेयर ही तो है। टीचर उसे बताते हैं कि ये चेंग फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर लू है। ये सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। नाना जी को वहाँ देखकर यून शॉक हो जाती है। वो उनसे पूछती हैं कि नाना जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, टीचर मुझे अपनी फैमिली के साथ कुछ प्राइवेट में डिस्कशन करना है। टीचर सबको ऑडिटोरियम खाली करने का बोलते हैं। तभी वही बोलती है कि नाना जी मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। लेकिन जियामू उसे चुप करवा के बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, तुम ये सब क्या बक रही हो। वो बोलती है कि मैं सबको सच बता रही हूँ, तुम कल रात भी तो मेरे साथ ही थे। ये सुनने के बाद अचानक नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। यून नाना जी को हॉस्पिटल ले जाती है। यून नाना जी का ख्याल रख रही थी। तभी मिस्टर लू उससे बोलते हैं कि तुम बहुत देर से पापा का ख्याल रख रही हो। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। तुम घर जाकर अच्छे से रेस्ट कर लेना। वो यून को अपना कोट पहनाकर जाने का बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, बस नाना जी के पास ही रहना है। तो वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे नाना जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर हान वहाँ पर आते हैं। वो उनको देखकर पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि कल जो सर्जरी होने वाली है बेटा, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम ठीक हो अब। वो बोलती है कि अंकल आज भी मुझे याद है, मुझे किसी ने जहर दे दिया था जिसकी वजह से मेरी आवाज चली गई थी और मैं तो कितने साल तक कोमा में थी, लेकिन आपकी वजह से मैं ठीक हो गई। वो बोलते हैं कि उनके कहने पर मैंने फ्लाइट कैंसिल कर दी थी, फटाफट हॉस्पिटल आकर तुम्हारी सर्जरी की थी। तभी वो पूछती है कि क्या अंकल आपको मिस्टर लू ने ऐसा करने को बोला था। वो बोलते हैं कि हाँ, उस टाइम मैं उनसे मिला था, उन्होंने ही मुझे आपकी सर्जरी करने का बोला था। वो तो सोच में पड़ जाती है कि मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो इतने टाइम से ये सोच रही थी कि जियामू ने ये सब करवाया था। मिस्टर लू यून के लिए बहुत टेस्टी नूडल्स लेकर आते हैं, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। तभी वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें नूडल्स नहीं खाने तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आता हूँ। पर वो बोलती है कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तुमने डॉक्टर लुओ को मेरी सर्जरी के लिए बुलाया था और उस टाइम मेरा बहुत ख्याल भी रखा था। वो बोलते हैं कि कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। तो वो बोलती है कि क्या मुझे सच बताना जरूरी नहीं था। वो उसे नूडल्स खाने का बोलकर बात टाल देते हैं। वो नूडल्स रख कर वाले थे। तभी वो बोलती है कि लू तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हो, पर वो बिना कुछ बोले चले जाता है। अब वो ठान लेती हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे सच नहीं बता रहे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। यून हैंड वॉश कर रही थी। तभी जियामू वहाँ आ जाता है। वो तो उससे बोल देती है कि अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी हो तो नाना जी के ठीक होने के बाद उनके सामने कुछ मत बोलना। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब डर लग रहा है यार, अगर नाना जी के सामने तुम्हारा सच आ गया तो वो तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। वो पूछती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैं मिस्टर लू में साथ रिलेशन में हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। लेकिन मेरे पास एविडेंस है कि तुमने मुझे चीट किया था। तुम जानते हो ना नाना जी मुझ पर ही भरोसा करेंगे। वो उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तभी वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो फिर तुम नाना जी की नजरों से और भी ज्यादा गिर जाओगे। वो बोलता है कि यून तुम तो मुझसे प्यार करती थी, वो सब भी झूठ था। तो वो बोलती है कि वो सब मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वैसे एक बात सच बताओ मुझे, जब मैं 6 साल पहले कोमा में थी क्या तब तुमने ही मेरा इलाज करवाया था। वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही तो तुम्हारा इलाज करवाया था, मैं बहुत टेंशन में भी था। पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, उस टाइम जिसने दिन रात मेरा ख्याल रखा था वो तुम नहीं मिस्टर लू थे। लेकिन वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम किसी से क्या खाक प्यार करोगे, तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। तभी वो पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, हम दोनों हमारी एंगेजमेंट यही खत्म कर दें। वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ, नाना जी जैसे ही ठीक होंगे मैं उनको सब बता दूंगी। वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अंकल तुमसे शादी कर लेंगे। तो वो बोलती है कि वो मुझसे शादी करे या ना करे वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैंने तुम्हारे अंकल से शादी कर ली तो फिर क्या तुम मुझे आंटी कहकर बुलाओगे। वो बोलता है कि तुम ये सब मुझे बस जेलस करने के लिए कर रही हो ना। पर वो बोलती है कि जाकर एक बार आईने में खुद की शक्ल देखो, तुम्हारे और मिस्टर लू के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही वो बाहर निकलती है मिस्टर लू को वहाँ देखकर चौंक जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया। वो जाने वाली थी, तभी वो आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो। वो सोच में पड़ जाती है कि यार इसके कान कितने तेज हैं, इसने तो सब सुन लिया। वो बोलती है कि बिल्कुल, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। नाना जी की सर्जरी हो रही थी, सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। वो बोलते हैं कि आप सब बेफिक्र हो जाओ, उनको होश आ चुका है और वो अब बिल्कुल ठीक हैं। तभी क्यून पूछती हैं कि हम उनसे कब मिल सकते हैं। वो बोलते हैं कि वो सबसे पहले यून से मिलना चाहते हैं। फिर यून नाना जी से मिलने जाती है। वो उससे पूछते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, मैं तो अब ठीक हूँ।
वो बोलती है कि मैं नहीं रो रही, मैंने मास्क पहना है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी जियामू के साथ एंगेजमेंट करके मैंने बहुत गलत किया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी कर दूं। तभी मिस्टर लू आकर पूछते हैं कि आप यून की शादी किससे करना चाहते हो। वो बोलते हैं कि तुम इतना लोड क्यों लेकिन रहे हो, मैं तो अभी बस शादी की बात ही कर रहा था। तभी यून बोलती है कि नाना जी, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। मिस्टर लू बोलते हैं कि पापा आप रेस्ट करो, मैं भी इसके साथ जाता हूँ। जैसे ही यून बाहर आती है, जियामू उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मिस्टर लू आकर बोलते हैं कि हाथ छोड़ो इसका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यून को हाथ लगाने की। जियामू बोलता है कि वैसे मैं जानता हूँ कि आप इससे शादी करना चाहते हो, इसीलिए आप ये सब कर रहे हो ना। तभी नाना जी ये सुन लेते हैं और फिर क्या होना था वही हुआ जिसका यून को डर था। वो उन दोनों से बहुत नाराज थे। वो बोलते हैं कि तुम दोनों मुझसे कभी बात मत करना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी नाना जी अपने असिस्टेंट को मिस्टर लू को बेल्ट से मारने को बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको मुझे जितना मारना है आप मुझे मार सकते हो, लेकिन पापा मैं उससे प्यार करता हूँ। वो जियामू उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है, उसके बहुत अफेयर हैं, लेकिन फिर भी आप यून की शादी उससे करवाना चाहते हो, लेकिन मुझसे नहीं। आखिर मैं यून से शादी क्यों नहीं कर सकता। पर नाना जी असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसको इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। वो उनको बहुत मारता है। तभी इसकी आवाज सुनकर यून अंदर आ जाती है। वो बोलती है कि नाना जी आप इसको क्यों मार रहे हो, इसने कुछ गलत नहीं किया, आपको मारना है तो मुझे मारो। लेकिन मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम अंदर क्यों आ गई। तो वो बोलती है कि नाना जी ये सब मेरी गलती है, मैंने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन नाना जी बोलते हैं कि यून बेटा तुम डरो मत, तुम मुझे सब सच बताओ, क्या इस नालायक ने तुम्हें डराया धमकाया है। वो बोलती है कि नाना जी मुझे माफ कर देना, वो सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही आपसे झूठ बोला, मुझे लगा अगर आपको सब पता चल जाएगा तो आप मुझे घर से निकाल दोगे। नाना जी उसको अपने पास बिठाकर बोलते हैं कि तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी ही शादी कर लो। यून डॉक्टर लुओ को बोलती है कि ऐसे देख क्या रहे हो, भंडारा चल रहा है क्या, जल्दी आकर इसकी बैंडेज करो। वो बोलता है कि ज्यादा इंजुरी नहीं है, ये बहुत सख्त लौंडा है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि पापा ने हम दोनों को शादी करने का बोला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लें। वो बोलती हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। वो उसे बेड पर गिराकर बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ बस नाइट स्पेंड ही नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। तुम जानती हो जब 6 साल पहले तुम बीमार थी, मैंने ये डिसाइड किया था कि बस तुम्हारा अंकल बनकर रहूंगा, लेकिन जीब में उस दिन तुमसे बार में मिला, तब मुझे समझ आया कि मेन गलत था। अब से मैं तुम्हारा अंकल नहीं बॉयफ्रेंड हूँ। अगर तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं फिर कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगा। वो बोलती है कि तुम खुद को कोई तोप समझते हो क्या। वो जाने वाले थे, लेकिन तभी वो उनको हक कर लेती है। वो बोलती है कि ओके तुम जीत गए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अब से तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर वो उनको लिप किस करती है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगा। वो उसको बहुत एक्सपेंसिव डायमंड रिंग गिफ्ट करते हैं। वो तो रिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसको बड़े प्यार से किस करते हैं। तभी मिस्टर लू के पास नाना जी का कॉल आता है। वो उनको तुरंत घर पर आने का बोलते हैं। नाना जी उनको बोलते हैं कि अब से तुम मुझे क्या बुलाओगी। वो बोलती है कि मैं आपको पापा बोलूंगी। वो बोलते हैं कि ये साइड टेबल पर जो बॉक्स है ये तुम्हें चेंग फैमिली की तरफ से एक बेशकीमती गिफ्ट है। लू में जब तक मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाता तुझे यून का अच्छे से ख्याल रखना होगा, मुझे तेरी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि पापा आप बेफिक्र ही जाओ, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यून नाना जी से मिलने हॉस्पिटल आती है, लेकिन क्युन और जियामू को वहाँ देखकर वो सोच में पड़ जाती हैं कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। असिस्टेंट उसको धीरे से बोलता है कि मैम मुझे एविडेंस मिल गया है, मिस क्यून ने ही मिस्टर लू की कार के ब्रेक फेल किए थे। क्यून बोलती हैं कि यून तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की। पर नाना जी बोलते हैं कि बहू तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे और मेरे सामने बोलो। वो बोलती है कि पापा यव इतने टाइम से चेंग फैमिली के टुकड़ों पर पल रही है, फिर भी इसका एटीट्यूड तो देखो। वो बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ बहस तो बिल्कुल मत करो। पर वो बोलती है कि पापा आप एक तरफा हो। तभी असिस्टेंट गुस्से बोलता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। नाना जी बोलते हैं कि मैं चाहता था कि यून की शादी जियामू से हो, लेकिन जियामू ने यून को हमेशा से बस धोखा दिया है। क्यून बोलती है कि पापा आपने लू को इतनी बड़ी गलती करने पर भी माफ कर दिया, लेकिन हमें नहीं कर रहे, आपने हमें कभी अपना समझा ही नहीं। वो बोलते हैं कि बहू मैंने नहीं, तुमने मुझे अपनी फैमिली नहीं समझा, तुम हमेशा से लू से जलती आई हो, तुमने उसको बहुत टारगेट किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। पर इस बार तो तुमने सारी हद पार कर दी, तुम इन दोनों का मारना चाहती थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी किसी भी गलती को माफ नहीं करूंगा। तुम जैसी औरत के लिए मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है। जियामू तुम भी अच्छे से सोच लो कि तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है या फिर चेंग फैमिली के साथ। यून बेटा तुम मुझे हॉस्पिटल से पिक करने आई थी, चलो अपने घर चलते हैं। क्यून बोलती है कि मैं तुम सबको देख लूंगी, चलो जियामू घर चलते हैं। पर वो बोलता है कि आपने अंकल की कार की ब्रेक्स क्यों फेल की थी, क्या आप चाहती थी कि वो दोनों मर जाए। माँ आप तो बहुत क्रूल निकली।
वो बोलती है कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया था। लेकिन वो बोलता है कि आपको मुझसे कभी प्यार नहीं था, पर यून मुझसे प्यार करती थी। तभी वो बोलती है कि अगर वो तुमसे प्यार करती तो क्या तुम्हें ऐसे ऐसे छोड़कर चली जाती, तुम भी अपने पापा की तरह मतलबी निकले। वो बोलता है कि आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, आज से मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। आप अब यूं समझना कि जैसे आपका कोई बेटा था ही नहीं। वो तो उसको रोकने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी मिस्टर लू यून से बोलते हैं कि तुम जानती हो भैया ने क्यून को तलाक दे दिया है, जियामू भी अब हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। वो बोलती है कि जियामू मुझसे एक लास्ट चांस मांग रहा था, लेकिन अब मेरे पास तुम हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वैसे तुम सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं कि मैं तो रात से यही हूँ, वैसे हमने फर्स्ट टाइम तो बेड शेयर नहीं किया है, तो फिर तुम नर्वस क्यों हो रही हो? वो शर्माने लगती है। फिर वो एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो बोलती है कि मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। तभी वो उसको पेंडेंट गिफ्ट करते हैं। वो नेकलेस देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है कि तुमने मुझे ये नेकलेस क्यों गिफ्ट किया है? तभी वो मोती को देखकर बोलती है कि ये तो वो वाला मोती है जो तुमने मुझे बचपन में दिया था, तुम्हें ये कहाँ से मिला? वो बताते हैं कि जब उस दिन हम बार में मिले थे, ये मुझे वही मिला था। वो बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुम तभी ही मुझे पहचान गए थे। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें तभी पहचान गया था। वो बोलती है कि तब तो तुम्हें ये भी पता था कि मैं जियामू की फियांसे हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली, क्या तुम पागल हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं पागल हूँ। वो पूछती है कि तुम मुझसे और भी कुछ छुपा रहे हो क्या? वो उसको लिप किस करते हैं। तभी लुओ बोलता है कि तुम नाना जी की हेल्थ के बारे में पूछने आई हो क्या? तुम टेंशन मत लो, मैंने उनका चेकअप किया था, अब नाना जी बिल्कुल ठीक हैं। वो बोलती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती कि जब 6 साल पहले मैं कोमा में थी, उस टाइम की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? वो बोलता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब तुम कोमा में थी, तब से लू ने वो बुद्धा वाली माला साथ में रखी है, और इस वजह से ही उसने आर्मी की ट्रेनिंग भी छोड़ दी थी, क्योंकि ट्रेनर ने उसे वो न लाने के लिए बोला था। वो बोलती है कि क्या उसने वो माला मेरी वजह से पहनी है? वो बोलता है कि अब ये मिस्ट्री तो तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। यून मिस्टर लू के साथ थी। यून तो बस यही सोच रही थी कि क्या लू ने मेरी वजह से आर्मी की जॉब छोड़ दी थी। तभी वो पूछते हैं कि तुम कौन सी दुनिया में खोई हुई हो? वो बोलती है कि ये तुम्हारी माला बहुत अच्छी है, ये तुमने कब लिया था? क्या तुम आर्मी की जॉब में भी ये पहनते थे? वो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, आर्मी में ये अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। वो बोलती है कि वैसे इसको हर समय इसको अपने साथ क्यों रखते हो? वो बोलते हैं कि जब आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो बीमार हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली खुद से बनाया था। वो पूछती है कि क्या इसकी वजह से सब ठीक हो गया था? तो वो बोलते हैं कि हाँ, इसकी वजह से मेरी जान ठीक हो गई थी। वो उसको किस करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम अब शादी कर लें। वो बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? वो जाने वाले थे। तभी वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे तुम हर बात को इतना सीरियस क्यों ले लेते हो? वो थोड़े टाइम बाद बुके लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए, बस एक बात बोलूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? वो बोलती है कि मैं चाइल्डिश हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे, पर वो बोलते हैं कि मैं सब संभाल लूंगा। तभी वो पूछती है कि अगर मैं मोटी हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगा। तो फाइनली वो उनको शादी के लिए हाँ बोल देती है। तभी वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें एक गुड न्यूज दूं, युआन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। ये न्यूज सुनने के बाद तो वो इतनी खुश हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। युआन फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, बैंक वाले उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर ले लेते हैं। तभी वही कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मिस्टर युआन उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो बैंक वालों से बोलते हैं कि आप सब प्लीज मेरा घर मुझसे मत छीनो, मैं अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाऊंगा? आप जानते हो मिस्टर लू मेरे दामाद है, आप एक बार उनसे बात कर लो। वो बोलता है कि हमें मिस्टर लू ने ही ये सब करने को बोला था, पर वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी उनको कॉल करता हूँ। तभी यून वहां पर आती है। वो उसको बोलते हैं कि बेटा प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो बोलती है कि मैं आप सबकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, बहुत जल्द आप सब रोड पर आने वाले हो। तभी वो एक बॉक्स लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि ये ज्वेलरी तो बिलियंस की है, ये ज्वेलरी सेल करके हम बैंक लोन आसानी से चुका देंगे। लेकिन यून बोलती है कि पापा पहले ये तो चेक कर लो कि ये ज्वेलरी असली भी है या नहीं। वो जब चेक करते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे भगवान, ये तो नकली है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा था कि ये असली है, फिर ऐसा कैसे हो गया? वो बोलती है कि मेरे पापा, क्योंकि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था ना। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो बोलती है कि क्योंकि ये मेरी माँ का था। तभी वेई और यांग रोने लगती हैं। वो पूछते हैं कि यून तुम मेरे साथ आखिर ये सब क्यों कर रही हो? वो बोलती है कि मुझे सब पता है, आपने और आपकी वाइफ ने मेरी माँ को जहर देकर मार डाला था, आपके जैसा बाप दुनिया में शायद ही कोई होगा, आप ये सभी डिजर्व करते हो। तभी वो एक लेटर पढ़ती है। मिस्टर लू ने उसके पापा से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो यून का हमेशा ख्याल रखेंगे और इसके बदले में उन्हें पैसे देंगे। वो रोती हुई बोलती हैं कि तुमने मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, मैं ये एक छोटी सी बात तुम्हें क्यों ही बताता।
आई लव यू सो मच यून। वो उसको अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हैं और इस तरह हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वैसे आप इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? ये तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ड्रामा में मिस्टर लू और यून की जोड़ी बहुत क्यूट लगी। रुको जरा, सब्र करो। इस वीडियो को जरूर हाइप कर देना ताकि हमारा ये ड्रामा टॉप पर पहुंच सके। और लाइक सब्सक्राइब करने के तो वैसे भी पैसे नहीं लगते, इसलिए इतना तो कर दिया करो यार। अगर इसके अलावा मैंने कुछ और डिमांड की हो तो कमेंट करके बता देना। छोरो, वैसे अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तभी तो तुम्हें देखने का रही हूँ, इसलिए एक बार तो जरूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलना होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।